हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि हम आप लोग को चारों सब्जेक्ट में जो है करा चुके हैं, ठीक है। चारों सब्जेक्ट में आपका जो है कंप्लीट करा चुके हैं। मेरे डियर, जो भी लोग नहीं देखे हैं जाकर आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस सप्ताह में जो चारों सब्जेक्ट से था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करा रखा है। अगर आप लोग अभी तक पढ़ाई में कॉन्शियस नहीं हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई में कॉन्शियस हो जाइए, वरना इसके बाद आपका मौका नहीं मिलेगा पढ़ने को। मुश्किल से मैं आप लोग के लिए यह फरवरी और मार्च जो है आप लोग के लिए रखूँगा, समझ गए। इस फरवरी मार्च में जितने ऑब्जेक्टिव जितने सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मैं आप लोग को करा दूंगा। और फिर 2022 से 23 का जो क्लास है, मार्च आखिरी हो जाएगा, मैं वहाँ पे स्टॉप कर दूंगा 22 से 23 के लिए, जो भी ईयर है सभी के लिए, ठीक है। फिर हम लोग जो है चलेंगे 23 से 24 के लिए, अप्रैल में शुरू कर देंगे क्लास, जहाँ से कंटिन्यू जो है आपके सभी ईयर्स के चलेंगे, समझ गए। चलिए, तो आज जो हम प्रश्न लेकर आए हैं तो यह कॉमन क्वेश्चन है, जो आपके फर्स्ट पहले भी बता चुके हैं कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों में जो है आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ कॉमन क्वेश्चन है, लगभग 15-20 कॉमन क्वेश्चन है। उसमें से जब हम लोग शुरू किए थे तो उस शुरू के 2-3 क्लास भी जो है हम कॉमन क्वेश्चन के लाए थे, और यहाँ पे भी आज जो है हम कॉमन क्वेश्चन लाए हैं जो आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझिएगा, नहीं देखिएगा तो आप जानिए आपका काम जानेगा। मेरा जो काम है मेहनत करना, आप लोग के लिए लाना। तो सभी वीडियो का पीडीएफ भी अपडेट कर दिए हैं, सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक में सभी वीडियो का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जाकर, ओके। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है ना, ओके। फिर से चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में जाके, चाहे आप फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है। अगर आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं तो यह बिहेवियर साइंस में मिलेगा, जिसको मैं यहाँ पे साइकोलॉजी के नाम से जानता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में आपको ये मिल जाएंगे, जिसको एनएमएचपी कहते हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं। यह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों में है, बट हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न 10 नंबर में बार बार पूछे जाते हैं, ओके। तो चलिए करते हैं शुरू। और सेकेंड ईयर में किस में है? मेंटल हेल्थ में है, समझ गए। आगे चलिए। सबसे पहला है, आपको लिखना है कि यह राष्ट्रीय मानसिक कार्यक्रम है क्या। तो सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम है तो वह कार्यक्रम जो है उस बीमारी से जुड़े हुए चीज़ों को रोकथाम करता है, बेहतर करता है, समझ गए। व्यक्तियों में अवेयरनेस जगाता है, इसीलिए ना ये कार्यक्रम शुरू सरकार के द्वारा की जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी जो है भारत में भारत सरकार के द्वारा लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य यानी नॉर्मल और उन्नत यानी प्रोमोटिव बनाने के उद्देश्य से एवं मानसिक रोगों से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को वर्ष 1982 में शुरू किया गया था। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि भारत कोई भी अगर नेशनल लेवल पर कार्यक्रम शुरू होता है तो वह भारत सरकार का ही होता है। तो वैसे में आपको भारत सरकार ने संपूर्ण राज्यों में, संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण राज्यों में सभी लोगों के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, सामान्य जो है बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है, मानसिक रोगों से रोकथाम करने के लिए, जैसे विभिन्न तरह के बीमारी जो मानसिक क्षेत्र से जुड़ा हो, वैसे चीज़ों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को 1982 में शुरू किया गया था, समझ गए। तो ये तो हो गया आपके यह कार्यक्रम के बारे में कि कब शुरू हुआ और इसके अंदर जो है आपके क्या देखने को मिलता है, तो ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे है कि आखिर इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है। तो चलिए इस कार्यक्रम के उद्देश्य भी जो है मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ओके। चलिए उद्देश्य को बताते हैं। उद्देश्य कहने का मतलब होता है कि आखिर इसका क्या, इसके पीछे लाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है, यही उद्देश्य होता है। तो यह कार्यक्रम क्यों लाया गया, अभी उद्देश्य से आपको समझ में आ जाएगा। इसका उद्देश्य यही था कि देश के सभी नागरिकों, विशेषकर जो गांव के क्षेत्र में है, जो कमज़ोर है, जो अक्षम है यानी जो सक्षम नहीं है, जो आदिवासी समाज है, इनमें न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवा को लागू करना। मतलब इसका उद्देश्य यही था कि देश के सभी नागरिकों, खासकर जो गाँव के क्षेत्र में रहते हैं, जो कमज़ोर है, जो अक्षम है, जो आदिवासी समाज के हैं, इन लोगों को न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवा लागू करना। मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा है इनमें बेहतर तरीके से जो है आपको देखभाल करने के लिए इन लोगों को
जो है लाया, क्योंकि ये लोग जो गांव के होते हैं, जो कमज़ोर, जो अक्षम, जो आदिवासी होते हैं, इन लोगों के पास उतना संसाधन नहीं होता है और जो भी प्रॉब्लम होता है मानसिक रोगों को, ये लोग झाड़ फूंक जो है करवाने के चक्कर में, वैद्य तंत्र के चक्कर में रहते हैं और डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में इन लोगों को ज़्यादा जो है जोर दिया गया। आगे है, दूसरा है मनोस्नावायिक विकारों की चिकित्सा, मतलब मनोस्नायु जो विकार है, मतलब जो न्यूरोटिक प्रकार के मन का जो बीमारी है, इनके चिकित्सा और निवारण के साथ इनसे उत्पन्न अक्षमताओं को सुधारना एवं ठीक करना। मतलब इस मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का ये उद्देश्य था कि जो भी मानसिक रोग है, इसका तो पहला है कि ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा उपलब्ध कराना। दूसरा है कि इसके निवारण के साथ, मतलब इस बीमारी के निवारण के साथ में इससे उत्पन्न होने वाला जो भी अक्षमता है, इसको सुधारना और ठीक करना। जैसे होता है ना कि बीमारी होने के बाद व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, तो उसके लिए उसको ताकत उकत की चीज़ें देते हैं जिससे वह ठीक होता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई मानसिक रोग से ग्रसित है तो उसको तो डॉक्टरी सलाह चलेगा ही, साथ ही इसके निवारण के बाद अगर इनसे संबंधित कोई जो है अक्षमता अगर व्यक्ति के अंदर है तो उसको सुधारना और ठीक करने के लिए जो है रिहैबिलिटेशन होता है, पुनर्वास ट्रेनिंग दिया जाता है। समझ गए? तो यह भी इसका उद्देश्य है। तीसरा है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा के विकास में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना और किसी भी कार्यक्रम के, चाहे वो टीकाकरण कार्यक्रम हो, चाहे वो परिवार नियोजन कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, इस कार्यक्रम का सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। तो यही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आकर इस कार्यक्रम के लाभ उठाए, ताकि देश से लोग जो है बीमारी मुक्त हो, बीमारी से बचे, खुद से भी बच सके अगर बीमारी के बारे में जानेगा तो। समझ रहे हैं? तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए जो है मानसिक स्वास्थ्य सेवा के विकास में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना यह भी ज़रूरी है। समझ गए चीज़ों को? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 3 पॉइंट बता दिए। चौथा पॉइंट है इधर उद्देश्य में कि व्यापक स्वास्थ्य देखभाल, मतलब जो स्वास्थ्य देखभाल हो, मानसिक स्वास्थ्य यह व्यापक हो और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान को अपनाना। मतलब इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ज्ञान लाना, ठीक है, समाज में विकास करना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि आज भी कहीं न कहीं व्यक्ति को मानसिक डिस्टर्ब होता है। तो गांव साइड में देखते होइएगा ज़्यादातर लोग जो है ओझा वैद्य के पास ही जाता है, उसे लगता है कि इसे भूत पिशाच जो है पकड़ा हुआ है। तो ज़्यादातर कंडीशन में लोग ऐसे ही करते हैं, बट कभी कभी रियलिटी में इस चीज़ को साइंस नहीं मानता है कि भूत या कुछ अदर वगैरह कुछ निगेटिव जो है पावर होता है। बट हमें कहीं से लगता है, एज ए मैं स्टूडेंट नहीं बोलता हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से बोलता हूँ, कि जिस प्रकार से साइंस अपना दबदबा बनाने के लिए ये कहता है हमेशा कि ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स ऐसा कोई भूत या कोई प्रेत या कोई ऐसा जो है पावर नहीं होता है, शक्ति नहीं होता है जो ऐसे करे। बट मैं ये कहता हूँ कि साइंस को अपना दबदबा बनाना है मार्केट में, तो यही कारण है कि साइंस जो है इस सब चीज़ों को मानता नहीं है। लेकिन रियलिटी तौर पर पूछा जाए तो ये चीज़ें होती है। समझ गए? ये चीज़ें होती है, इसका एहसास खुद साइंस भी कर चुका है, लेकिन साइंस अपने को नीचे नहीं दिखाना चाहता है। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है, अब ये ऊंचा पोस्ट पर है और नीमन काम यह छोटा पोस्ट वाला कर गया, तो यह ऊंचा पोस्ट वाला व्यक्ति कभी भी नहीं चाहेगा कि इसका नाम हो, यह सोचेगा कि मेरा ही दबदबा हमेशा बना रहे, भले या कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं करे। तो इसीलिए साइंस वाला हमेशा चाहता है कि मेरा सामने सब फेल रहे, मेरा सामने कोई भी पद्धति काम न करे। यही कारण है कि हमारे देश में जो आयुर्वेद है फेल चल रहा है। समझ गए? अब तो धीरे धीरे लोग जो है आयुर्वेद को अपना भी रहे हैं, क्योंकि एलोपैथ में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, लोग जो है दवाई खाते खाते इसके खुद दवाई के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में लोग आयुर्वेद की तरफ भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अब जो है देखते होइएगा हेमोपैथी का भी इलाज करवाते हैं। तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, बट इतना ना पकड़ लिया है एलोपैथ, इतना ना ज़्यादा जकड़ लिया है। समझ गए? एलोपैथ जो है आपके, एलोपैथ इतना ज़्यादा जकड़ लिया है कि यह धीरे धीरे जगड़ते जा रहा है, क्योंकि यह तुरंत एक केमिकल का जो है संयोग होता है और केमिकल तुरंत जो है आपको रिएक्शन दिखाता है, जिससे आदमी को बड़ी जल्दी आसान हो जाता है। तो व्यक्ति को जो है लगता है कि बेस्ट जो है आपके, जिसको अंग्रेजी दवाई कहते हैं एलोपैथ, यही लोगों को लगता है कि अच्छा है। समझ गए? लेकिन इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप लोग समझ गए। तो ये 4 उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान से रखना है। अब चलिए हम लोग जो है देखेंगे कि इस एनएमएचपी में, मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में किन किन कामों को जो है क्रिया इसके अंदर किया जाता है। समझ गए? तो चलिए इनके अंदर के कामों को हम लोग समझते हैं। ठीक है?
पहला है कि जिन क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है, मीन्स जिस क्षेत्र, इसके अंदर ये काम किया जाता है इस कार्यक्रम के अंदर कि जिस क्षेत्र में मानसिक का जो स्वास्थ्य सेवा है यह उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। मतलब इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि जिस भी क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सेवा अगर उपलब्ध नहीं है तो पहला प्रायोरिटी जो है इसी क्षेत्र को दिया जाए जिस क्षेत्र में नहीं है। तो पहला इसके अंदर ये काम होता है। दूसरा क्या काम होगा कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने में राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर के अधिकारी संलिप्त रहेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी काम होता है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने के लिए सभी राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी होंगे वह इसमें संलिप्त रहेंगे। ठीक है। मनोवैज्ञानिक समस्या के निवारण में सामुदायिक संलिप्तता महत्वपूर्ण है, जैसे किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्या, नशाखोरी आदि। तो अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह काम होता है कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो भी अधिकारी है वह इसमें संलिप्त रहते हैं। साथ में मनोवैज्ञानिक समस्या का निवारण करना है तो उसमें समुदाय के लोगों को संलिप्तता होना जरूरी है। जैसे किशोरों के व्यवहार में अगर कोई समस्या है तो उसको दिखवाइए, नशाखोरी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दिखवाइए। ओके। आगे है इसके अंदर जो काम होता है कि मनोरोग चिकित्सा के उच्च केंद्रों द्वारा अन्य चिकित्सा संस्थान को उचित सहयोग एवं जानकारी प्रदान करना। अब इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह क्रियान्वयन किया जाता है कि जो साइकेट्रिक जैसे टीबी हॉस्पिटल होता है, ठीक है, कैंसर अस्पताल होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से जो है आपके ईएनटी के स्पेशल अस्पताल होते हैं, कार्डियक हृदय रोग अस्पताल होते हैं, उसी प्रकार से मानसिक रोगों के लिए भी कुछ अस्पताल है। ठीक है। तो उन अस्पतालों का ये काम होता है कि जो भी मानसिक चिकित्सा के उच्च केंद्र है उसके द्वारा जो भी अन्य चिकित्सा संस्था है उन सभी को सहयोग और जानकारी देना इसके अंतर्गत जो है कार्यान्वयन है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को पहले से चल रही व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ दिया गया। अब मानसिक स्वास्थ्य देखभाल जो सेवा है इसको पहले से चल रहे जो व्यापक स्वास्थ्य सेवा है उसके साथ जोड़ दिया गया। मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल है इसको नॉर्मल स्वास्थ्य देखभाल के साथ जोड़ दिया गया। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल बीमारी का इलाज कराता है तो उसे मानसिक रूप से भी स्वस्थ सहारा दिया जाता है ताकि वह व्यक्ति घबराए नहीं, टेंशन न ले और जिसके कारण उसे मानसिक रोग न हो। तो ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को पहले से चल रही कुछ व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं के साथ जोड़ दिया गया। पांचवा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य कार्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारी को प्रशिक्षण देना। अब इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक काम होता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य कार्य है, मतलब जो मेंटल हेल्थ के लिए जो कार्य किया जाता है, इनकी आवश्यकता मतलब इनके जरूरी के पूर्ति के लिए सभी वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी कर्मचारी है उनको ट्रेनेड करना कि जब भी ज़रूरी पड़े तो इनका इस्तेमाल किया जाए। समझ गए। तो ये 5 पॉइंटें हैं, मैंने आपको बता दिया, यह पांचों पॉइंट इसके अंतर्गत होता है। समझ गए। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसका उद्देश्य भी बता दिया, मैंने इसके क्रियान्वयन भी बता दिया, ये होता क्या है ये भी बता दिया। तो ये आप कार्यक्रम को समझ गए। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपसे आगे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऊपर में इंग्लिश बता दिए, यहाँ पे है, यहाँ पे प्रश्न इसी में रहता है। जैसे आपसे पूछेगा कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है बताएं और इसमें नर्स की भूमिका बताएं 10 नंबर में। तो ये तो कार्यक्रम के बारे में बता दिए। अब नर्स की भूमिका, माय डियर, नर्स की भूमिका आपको नर्सिंग रोल कहीं भी पूछ ले, चाहे कम्युनिटी हेल्थ में पूछ ले, चाहे मेंटल हेल्थ में पूछ ले, चाहे आपके नॉर्मल नर्सिंग में पूछे या फिर चाइल्ड हेल्थ में, कहीं भी नर्सिंग भूमिका पूछ ले, नर्सिंग भूमिका के लिए सेम चीज़ें सभी जगह होगा। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका कैसे है, चलिए देखते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है, पहले से भी देखते आ रहे हैं, फंडामेंटल में, कम्युनिटी में, सब में देखे थे कि नर्स की भूमिका का पहला रोल होता है क्लिनिकल रोल। क्लिनिकल रोल के मतलब होता है नैदानिक भूमिका। नैदानिक भूमिका का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो मानसिक रोग से पीड़ित है उनको पहचानना और उनके उपचार में सहायता करना, यह नर्स का मुख्य कार्य है। और यही जो है आपका नैदानिक भूमिका होता है कि निदान में भूमिका करना मरीज को। ठीक है, तो पहला रोल। दूसरा रोल है टीचर के रोल, अध्यापक के रोल। जिस प्रकार से अध्यापक जो है अपने विषय के बारे में बच्चों को शिक्षित करते हैं, बताते हैं, उसी प्रकार से नर्स का ये रोल होता है कि वह जो है मानसिक रोगों के बारे में समुदाय में सभी जगह पर व्यक्तियों से बातचीत करना, बताना कि कैसे जो है इसको चैलेंज किया जाए अगर किसी को हो तो इस प्रकार से अध्यापक के रूप में भी नर्स जो है भूमिका निभाती है और लोगों को जो है मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया।
तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ काउंसलर। अब अगर किसी व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम होता है, चाहे किसी को अपने कॉलेज में कहीं ट्यूशन वगैरह में एडमिशन लेना होता है, तो वो जाके पहले काउंसलर से एडमिशन काउंसलर से बात करता है। काउंसलर से बात करने के बाद उससे डिस्कस करता है कि हमें कितना समय कितना फ़ी लगेगा, मतलब टोटल चीज़ काउंसलर बताता है। उनके समस्या उनके सवालों का जवाब देता है काउंसलर। तो उसी प्रकार से नर्स एक परामर्शदाता के रूप में भूमिका भी निभाती है। कैसे? तो जैसे जो भी समाज में उपस्थित मानसिक रोगी है, जो भी इसके समूह के हैं, उन सभी के रोकथाम व उपचार के लिए उचित परामर्श करती है प्रदान, मानसिक रोगियों में कमी लाने के लिए। ठीक है, तो परामर्शदाता का यही भूमिका होता है कि लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना, जिस चीज़ के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करना, समस्या को हल करना, इन सभी कामों में भूमिका परामर्शदाता की ही भूमिका होता है। ओके, आगे चलिए। चौथा है समायोजन की भूमिका। समायोजन की भूमिका का मतलब है रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर का मतलब है कि समायोजन की भूमिका। नर्स जो है लोगों व स्वास्थ्य दल के दूसरे सदस्यों के मध्य समायोजन का कार्य करती है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? समायोजन करना, समन्वय बताना एक दूसरे से, ठीक है, समन्वय बनाकर रखना। तो नर्स जो है अपने स्वास्थ्य दल के दूसरे स्वास्थ्य दल के साथ समायोजन का काम करती है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन का काम करती है, ठीक है। इससे सुविधाओं की प्राथमिकता में वृद्धि होती है। इससे होती ये है कि जो सुविधा है, जो हेल्थ के सेक्टर में, मेंटल हेल्थ के सेक्टर में जो फैसिलिटीज़ है, उनके इफ़ेक्टिव तौर पर जो है इसको वृद्धि होता है इसमें, तथा स्वास्थ्य दल के सदस्यों को काम करने में आसानी होती है। जब आप मिलकर एक दूसरे से समन्वय बना के काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। बट अगर लड़ाई झगड़ा करके सब अपना काम अलग अलग करने लगे तो क्या हो जाएगा? भीड़ा हो जाएगा। अगर किसी को एक काम नहीं आएगा तो दूसरे से पूछ नहीं सकता, क्योंकि झगड़ा कर चुका है। तो ये चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो नर्स एक समायोजन करती है इसलिए, ताकि वह प्रभाविकता रूप से काम हो आगे। ओके, आगे है रोल ऑफ एडवोकेट। रोल ऑफ एडवोकेट का मतलब है कि वकील की भूमिका। अब नर्स जो होती है एक वकील के भूमिका में भी होती है। कैसे? तो नर्स अपने वकील की भूमिका में इस प्रकार होती है कि जिस प्रकार से रियल में जो वकील होते हैं वह अपने क्लाइंट के पक्षधार होते हैं, वो अपने क्लाइंट को बचाने का काम करता है ना, चाहे वो क्लाइंट उसका कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए जो है एकदम तैयार होकर कोर्ट में जाकर जवाब अपना रखता है। समझ गए ना? तो उसी प्रकार से वकील का ये भूमिका, नर्स का ये वकील के रूप में भूमिका है कि वह अपने रोगियों को हर एक अधिकारों के बारे में जानती है, उसे अधिकारों को रक्षा करती है, ठीक है, और समुदाय में लोगों को जागरूकता करती है, ठीक है ना। तो यही वकील के बारे में भूमिका होता है। समझ गए? छठा है प्रशासक की भूमिका, एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका। अब एक प्रशासक, एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्या भूमिका होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटर की यही भूमिका होता है कि जो भी इस कार्यक्रम के अंदर काम होता है उसको क्रियान्वय करवाए, मतलब काम करवाए। तो एक नर्स का इस कार्यक्रम में भूमिका है कि वह कार्यक्रमों को क्रियान्वय कराती है। अन्य सहयोगी जो है वो सदस्यों का मार्गदर्शन भी करती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वह सबके मेन आदमी होता है, सबके प्रशासक, मुखिया होता है, वह सबका मार्गदर्शन भी कर सकता है, ठीक है। अतः नर्स समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वय हेतु प्रशासक की भूमिका भी निभाती है। वह मैनेज भी करती है, सबको हैंडल भी करती है, ठीक है। तो यह प्रशासक के रूप में भी भूमिका हो गए। एंड सातवां और लास्ट भूमिका है कॉन्टैक्ट मेकर, मतलब संपर्ककर्ता के रूप में भूमिका। अब नर्स होती है वह एक कॉन्टैक्ट मेकर का काम करती है। कैसे? तो वह जैसे मान गए अस्पताल है, समझ गए। अब अस्पताल को सिर्फ अस्पताल ही में अगर सीमित कर दिया जाए तो वह अस्पताल का विकास आगे की तरफ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह अस्पताल को अलग अलग बैंक से, स्कूल से, समझ गए, कॉलेज से, अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ा जाता है, कृषि क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तो होता यह है कि सभी क्षेत्र के लोग को जो है सुविधा मिल पाता है, सभी लोगों को क्षेत्र में जो है स्वस्थ रूप से स्वस्थ रह पाते हैं, समय समय पर चेकअप हो जाता है, ठीक है ना, कैंप लगाकर। तो नर्स एक कॉन्टैक्ट मेकर का काम करती है। अन्य विभागों से, अन्य जो है अन्य माध्यमों से, अन्य विभागों से वह जो है संपर्क स्थापित करने का कार्य करती है, और रोगी के अस्पताल में भर्ती होने के साथ नर्स एवं रोगी के परस्पर संबंध हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए नर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और ये जो आप नर्सिंग भूमिका देखे हैं ना, यहाँ पे तो मेंटल हेल्थ हम लोग पढ़े हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ के बारे में सारा चीज़ दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, मेंटल हेल्थ तो है ही, इसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपसे कम्युनिटी हेल्थ में पूछे, या फिर आपसे कहीं जो है फंडामेंटल में पूछे नर्सिंग रोल, तो यही नर्सिंग रोल को आपको
अप्लाई करना है, लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब आगे चलिए, यहाँ पे मैंने इंग्लिश भी दे रखा है, तो जो भी मेरे डियर हो आप लोग इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब आगे प्रश्न आता है, बहुत शानदार प्रश्न है कि औषधि क्या है, औषधि के बारे में परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए। फार्मेकोलॉजी यानी फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, सेकेंड ईयर के MSN 1 में है। ठीक है, बता देता हूँ अभी ही। और फर्स्ट ईयर के FON में है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है। समझ गए? यह क्वेश्चन 10 नंबर में फंडामेंटल में भी एक बार पूछा गया है, और 5-5 नंबर में तो न जाने कितना बार पूछा गया है। वहीं पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यहाँ भी जो है 10 नंबर में पूछे गए हैं, और 5-5 नंबर में भी जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोनों में इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। सबसे पहले जानिए फार्मेकोलॉजी। लॉजी के मतलब क्या होता है? लॉजी के मतलब होता है शास्त्र यानी अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। तो फार्मेकोलॉजी, फार्मा मतलब होता है औषध, ठीक है, औषध, और लॉजी मतलब होता है विज्ञान, यानी फार्मेकोलॉजी मतलब औषध विज्ञान, औषध मतलब होता है रसायन। अब फार्मेकोलॉजी में होता यह है कि सिर्फ रसायन यानी दवाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में दवा और उसके प्रभाव, उसके दुष्प्रभाव सबका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अगर मान के दवा है, उसके प्रभाव के बारे में हम जान लिए, पढ़ लिए कि पर ये इसका जो है ये इफेक्ट है, यह प्रभाव है, जान गए। लेकिन अगर उसके दुष्प्रभाव को अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो दवाई देंगे और दुष्प्रभाव ये जो है साइड इफेक्ट हो गया, तो हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे साइड इफेक्ट का? तो पेशेंट गड़बड़ा जाएगा। तो दवाई का इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों पता होना जरूरी है। इसी के लिए फार्मेकोलॉजी में दवाई के गुण, उसके गुण अवगुण, उसके प्रभाव दुष्प्रभाव सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, और वही जो है आपके फार्मेकोलॉजी होते हैं। यह एक रसायन होता है, चूँकि जो दवा औषध होता है वह एक रसायन होता है, और इस रासायनिक पदार्थों को दुष्प्रभाव और प्रभाव का अध्ययन करना ही फार्मेकोलॉजी के अंदर होता है। समझ गए चीज़ों को? तो फार्मेकोलॉजी है। अगर आपसे फार्मेकोलॉजी पूछे तो बता दीजिएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं मेडिसिन के बारे में। ठीक है, औषधि के बारे में। तो मेडिसिन, औषधि। तो औषधि किसे कहते हैं? तो किसी रोग के उपचार अथवा रोग से बचाव हेतु दिया जाने वाला रासायनिक पदार्थ औषधि कहलाता है। बड़ी आसान है, चूँकि औषधि एक रासायनिक पदार्थ है। अब ये औषधि होता है तो यह किसी रोग के या तो उपचार करने के लिए या रोग से बचाने के लिए ही दिया जाता है। तो वही चीज़ें हैं, किसी रोग के उपचार अथवा रोग से बचाने हेतु दिया जाने वाला रासायनिक पदार्थ औषधि कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके हो गए डिफिनीशन इसके। ओके, आगे चलिए। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछेगा। शरीर में औषधि प्रवेश कराने के विभिन्न मार्गों के नाम लिखिए। यानी ड्रग रूट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ड्रग के कितने माध्यमों से बॉडी में हम लोग प्रवेश करा सकते हैं, भेज सकते हैं, इसके प्रकार लिखना है। और औषधि देते समय किन किन सिद्धांतों का ध्यान में रखेंगे, यानी रूल्स ऑफ 5 के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया। अब चलिए, ये सब आपको पहले भी पढ़ चुके हैं, बड़ी ही आसान है, दोनों में पढ़ना है। PDF दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। पहला है 5 के नियम। अब जो दवाई देने के जो सिद्धांत है, दवाई देते समय क्या क्या ध्यान में रखते हैं, यही 5 रूल ध्यान में आपको रखना पड़ता है। या तो डायरेक्टली 5 रूल्स ही पूछ देगा, या फिर जो है आपको कहेगा कि ध्यान में रखने वाले कौन कौन से बात है दवाई देने में बताएं। तो 5 राइट्स प्रिंसिपल है, 5 सही नियम है। 5 सही नियम के पालन से आप दवाई सुरक्षित रूप से देना सुनिश्चित किया जाता है। इसमें नर्स दवाई देते समय निम्नलिखित 5 नियमों का पालन करती है। ठीक है, यही आपका रूल्स ऑफ 5 होता है, जो व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से और जो है अच्छे से जो है दवाई देने को सुनिश्चित करता है। समझ गए? तो यही रूल्स ऑफ 5 होता है, जो नर्स के द्वारा पालन किया जाता है। पहला ये होता है सही मरीज। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि सही रोगी के पहचान करना। मतलब आप जिसको दवाई देने जा रहे हैं, ये कन्फर्म करना पड़ता है कि हाँ, जिसको आप देने जा रहे हैं वास्तव में वही पेशेंट है, यानी सही रोगी के पहचान किया जाता है, जिसे हम लोग सही मरीज रोगी यानी राइट पेशेंट, सही मरीज या रोगी उसी को कहते हैं। पहला पॉइंट, सही मरीज के लिए क्या क्या करेंगे। अब आपको सही मरीज अगर आप चुनना हो तो क्या करेंगे, तो रोगी के जो एडमिट हुआ था उस समय रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने फाइल से चेक करेंगे, रोगी के नाम पूछेंगे, रोगी द्वारा बताए गए नाम की तुलना अपने रजिस्टर कार्ड से करेंगे। ठीक है, बेहोश रोगी है या छोटे बच्चे हैं तो उसके कलाई पर बांधे हुए जो बैंडेज होते हैं पहचान वाले, उससे जो है मिलान करेंगे, पहचानेंगे। तो ये सही रोगी के पहचान करने का तरीका है। ठीक है,
अब दूसरा है, जब आप सही रोगी को पहचान लिए हैं, डिसाइड कर लिए, तो अब आपको सही दवाई भी देना पड़ेगा। सही दवाई देखना पड़ेगा कि जो आप दवाई देने जा रहे हैं वास्तव में वह यही पेशेंट का है। तो सही दवाई के लिए क्या क्या चयन करेंगे? तो सबसे पहले सही दवाइयाँ के लिए डॉक्टर के लिखित आदेश को औषधि कार्ड में पढ़ें तथा किसी का असमंजस होने की स्थिति में पुनः डॉक्टर से पूछें। ठीक है। राइट ड्रग्स के लिए आप अपने रजिस्टर से पेशेंट के कार्ड से मिला लें कि कौन से दवा है, दोनों सेम तो नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है ना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो डॉक्टर से पूछे, ऐसे दवाई नहीं दे, तभी जाकर सही दवाई मिलेगा। दवा के नाम कई बार एक जैसे मिलते जुलते होते हैं, इसलिए दवा के लेवल को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़े। ठीक है, इससे गलती होने की संभावना नहीं रहता। कभी कभी देखते होइएगा कि एक ही दवाई रहेगा मिलता जुलता, लेकिन वो अलग अलग रहता है। नाम मिलता जुलता हो सकता है लेकिन वो दवाई अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आपको दवाई को 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, देख लेना है, ताकि सही दवाई का चयन किया जा सके। बिना लेबल वाले जो डिब्बे होते हैं जी, उसका दवा नहीं ले, अर्थात दवा सदैव लेबल वाले डिब्बे का ले। उस पर हमेशा जो है ट्रेडमार्क होता है, एक्सपायरी डेट होता है। तो इधर उधर से दवा बिना लेबल वाला नहीं ले। ठीक है। दवा के रासायनिक नाम और कंपनी यानी केमिकल नेम और कंपनी के नाम के लेवल को सावधानी से पढ़े ताकि गलती होने की संभावना न रहे। इसी केमिकल नेम को हम लोग कंपोजिशन कहते हैं। ब्रांड नेम बहुत सारा आता है, लेकिन जो कंपोजिशन होता है वह मेन होता है। ठीक है, तो कंपोजिशन को पढ़े, समझ गए, कंपनी के नाम को पढ़े और सावधानी पूर्वक पढ़े ताकि गलती होने की संभावना न रहे। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि दवा के रंग गंध में असमान स्थिति हो तो उसे रोगी को न दे, लेबल पर समाप्ति तिथि को चेक करें। अगर दवाई लगे आपको कि इसका गंध बेगंध है, गजब अलग तरीका का है, रंग लगे कि इसका रंग गड़बड़ है, तो इस स्थिति में रोगी को न दे, लेबल को पढ़े, समाप्ति तिथि को चेक करें, एक्सपायरी डेट को चेक करें। तो ये हो गया सही दवा पहचानने का तरीका, पहला, ये ध्यान में। तीसरा है, अब आप कैसे तय करेंगे? अब आप सही मरीज को भी चयन कर लिए, अब सही दवाई का भी चयन कर लिए। अब आता है कि भाई अब दवाई देंगे उससे पहले हम मात्रा देखेंगे कि कितना मात्रा जो है हम पेशेंट को देना है, यानी सही खुराक या मात्रा यानी राइट डोज पेशेंट के लिए होना जरूरी है। अब इसके चयन के लिए क्या करेंगे? तो पहला है, देख लीजिए, दवाई की सही मात्रा जानने हेतु रोगी का औषधि कार्ड देखें। डॉक्टर जो होते हैं वह दवाई के बगल में रख देते हैं। अगर सलाइन चढ़ाना हो तो 200 ml में, ठीक है, 300 ml में, 500 ml में लिख देते हैं बगल में। ठीक है, 5 mg देना है, 2 mg देना है, ठीक है, 1 mg देना है, ये लिख दिए रहते हैं बगल में। तो ये डोज के लिए आप औषधि कार्ड को चेक करें, डॉक्टर का आदेश यानी प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ें, सही मात्रा मापने हेतु रोगी के उम्र और उसका वजन आदि चेक करें, जिससे पता चले कि आप कितना दवाई दे सकते हो। दवा देने में प्रयोग होने वाले सांकेतिक व सूक्ष्म शब्दों को बड़ी सावधानी से पढ़ें। ओके, अगर दवा देना है तो उसमें डॉक्टर जो है लिख दे रहते हैं HS, ठीक है, डॉक्टर जो होते हैं वो लिखे होते हैं HS, उसके बाद TDS, ओके, BD, ये सब सूक्ष्म जो है नाम से लिखे होते हैं। अब इनको आपको समझना है बड़ी सावधानी से पढ़ के, गड़बड़ ना हो, क्योंकि आपको जो है मात्रा को क्या करना है, फिक्स करना है, समझ गए। दवा की सही मात्रा ज्ञात करने हेतु अब हमारे सामने आ गया क्या चीज़, यहाँ पे 5वां पॉइंट क्या आ गया कि दवा की सही मात्रा ज्ञात करने हेतु। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है इसी का है। अगर आप मात्रा तय करते हैं तो आपको मात्रा को तय करने में दवा की मात्रा ज्ञात करना है, तो उसके लिए दवा की सही गिनती करें। ठीक है, अगर दवा कैप्सूल में हो, गोली में हो, तो उसके लिए गिनती करें, पहला सही मात्रा के लिए। अगर दवा सिरप में हो तो फिर तो उसको सिरप या लिक्विड में हो तो उसको आउंस में, कप में या ड्रॉपर का प्रयोग करें। जैसे देखते होइएगा तो 5 ml का जो है एक छोटा सा जो ढक्कन होता है वो होता है 5 ml का, 2 ढक्कन दीजिएगा तो 10 ml हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है आउंस का, कप का या ड्रॉपर का उपयोग करते हैं सिरप या लिक्विड के लिए। ओके, अगर इंसुलिन आदि दवाएं हैं जो नसों द्वारा दी जाती है, उनके लिए सिरिंज का प्रयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा डोज खुराक मिले पेशेंट को, तो अगर दवाएं इंसुलिन आदि में है जो इंजेक्शन के द्वारा दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल सिरिंज का प्रयोग करें। सिरिंज में 2 ml, 5 ml, 10 ml दिया रहता है, तो आप उसी हिसाब से उतना दे सकते हो। ओके, चलिए, ये हो गया। अब तीसरा, मैंने जब सही मात्रा को चुन लिया, अब आता है सही समय। अब सही समय चुनना भी बहुत ज़रूरी है कि दवा डॉक्टर कितने कितने समय, 2 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम, खाली पेट, खाना खाने के बाद, सोते समय, कब जो है आपको सही समय का चयन करना जरूरी है, राइट टाइम। राइट टाइम के लिए, इसके लिए भी रोगी के कार्ड पर लिखे डॉक्टर के निर्देश को पढ़े कि कब क्या देना है। ठीक है, रोगी के जो औषधि कार्ड है उसको जो है मेडिकल रिकॉर्ड है उसको चेक करें,
पूर्व लिखित नर्सिंग नोट चेक करें, मतलब जैसे एक का शिफ्ट खत्म हुआ तो दूसरे सिस्टर आई तो वो लिख कर जाती है नर्सिंग नोट में, तो उसके नोट को देखें कि वह कितना जो है लेकर देकर गई है, कब देकर गई है, ठीक है। सांकेतिक चिन्ह जैसे खाने से पूर्व AC, खाने के बाद PC को सही तरीके से चेक करें, जिसे पता चले कि हाँ इसे खाने के बाद लग चुका है या खाने के बाद या पहले देना है, ओके, जिसे सही समय का पता चलेगा। समय से संबंधित सांकेतिक चिन्हों को सही तरीके से चेक करें। डॉक्टर जो है आपको फुल रूप से नहीं लिखता है कि खाना खाने के बाद देना है, खाना से पहले देना है, ठीक है। वो शॉर्ट नेम एब्रीविएशन का जो है आपके इस्तेमाल करते हैं, उसमें होते हैं BD होते हैं, HS होते हैं, OD होते हैं, समझ गए, TDS होते हैं, ये सब शॉर्ट नेम में होते हैं, तो इन सब का चेक करें। दवा जहाँ तक हो एक निश्चित समय अनुसार दे, जैसे 8, 2, 10, ठीक है, 6, 6, 12, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, समझ गए। आगे चलिए, तो ये हो गया आपका सही समय का चयन। अब लास्ट में आता है, अब हमको सही मरीज मिल चुका है, सही दवाई मिल चुका है, सही मात्रा भी हम ज्ञात कर चुके हैं, सही समय भी पता कर चुके हैं। अब लास्ट में हम लोग करते हैं कि भाई दवा जो देंगे वह सही मार्ग कौन सा होगा किस मरीज के लिए, तो इसका चयन कैसे करेंगे, इसको ध्यान कैसे रखेंगे। तो इसके लिए चिकित्सक के आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़े, इसके लिए भी डॉक्टर के आदेश को ध्यान से पढ़े, उनके आदेशों को देखें कि कहाँ IV से देना है, IM से देना है या फिर SC से देना है, ठीक है। रोगी के उम्र, रोगी की स्थिति का निरीक्षण करें, मुख्य मार्ग से दी जाने वाली दवा पानी के साथ दे, समझ गए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर IV सीरा में देना है तो मार्ग द्वारा दी जाने वाली दवाएं से पहले त्वचा को एंटीमाइक्रोबियल सूक्ष्म जीव या घोल से साफ कर दें, यानी अगर नस में देना हो तो सबसे पहले साफ करके तब नस में देंगे। सभी दवाओं को स्थिति के प्रभावों का ज्ञान रखें कि क्या इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, और अगर कोई साइड इफेक्ट हो तो तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर डिटेल से पढ़ा दिया। अब एक इसी में क्वेश्चन आपका लास्ट में और बचा है, जिसको चलिए पढ़ते। यहाँ पे टोटल ऊपर जितने भी हिंदी में हम लोग पढ़े अभी तक सभी का इंग्लिश यहाँ पे दे चुका है, ठीक है, सभी का यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है। आप जो भी मेरे डियर हो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे आता है, आप लोग को देखना है कि औषधि देने के विभिन्न मार्गों को वर्णन करें, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो हम व्यक्ति में देते हैं, किन किन माध्यमों से हम लोग, किन किन रास्ते से हम लोग दवाई शरीर में पहुंचा सकते हैं, तो इसी चीज़ को हमसे पूछ रहा है, रूट को पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके रूट को समझते हैं। दवाई को उनके स्वरूप, मतलब इसके बनावट स्वरूप के प्रभाव के अनुसार रोगी को दिया जाता है, ठीक है। दवा के पात्र या उसकी पैकिंग पर दवा देने के तरीके संबंधी निर्देश लिखे होते हैं। दवाई को निम्न मार्ग से दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो दवाई दिया जाता है किसी भी पेशेंट को, चाहे वो मांस में हो, चाहे नस में हो, चाहे वो त्वचा के नीचे हो, चाहे फिर वो मुंह के द्वारा हो, चाहे वो लेप हो मालिश के द्वारा, समझ गए, या फिर गुहा कान में डालना, आँख में डालना, तो ये सब जो दवाइयाँ होता है, ये सभी दवाइयाँ के जो रास्ते हैं यह अलग अलग होते हैं, उसके कार्यों के आधार पर, उसके स्वरूप के आधार पर, और उसके जो है काम के तीव्रता के आधार पर। जैसे अगर किसी को जल्दी ज़रूरी हो दवाई का, जल्दी अगर देना हो, बहुत ज़्यादा पेन है, तो जल्दी रिलीफ के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। वह इंजेक्शन जल्दी जो है बॉडी में असर दिखाता है। अगर उतना मैंडेटरी नहीं है, धीरे धीरे अगर ठीक करना है, तो फिर नॉर्मल टैबलेट लेते हैं, वह धीरे धीरे असर करता है मुँह के द्वारा। अगर किसी को इचिंग वगैरह है, स्किन में दर्द वगैरह है, तो वहाँ पे मलहम ऑइंटमेंट आता है, वो लगवाते हैं। वह क्या होता है, स्किन पर रब करने से, रगड़ने से वो सही होता है। तो ये सब जो है अलग अलग माध्यम है बॉडी में, ठीक है, दवाई देने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है मुख्य मार्ग के द्वारा। अब जो मुख्य मार्ग की दवाइयाँ हैं, जैसे कैप्सूल, गोली हो गया, पानी के साथ लेते हैं, लेकिन ये जो दवाइयाँ होता है ये देरी से जो है अपना रिएक्शन दिखाता है बॉडी में, समझ गए। तो मुख्य का जो दवाइयाँ हैं यह जो है इसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि पहले यह मुख्य में लेने के बाद यह पहले जाता है आपका अमाशय के तरफ। वहाँ पे अम्ल के प्रभाव के कारण जो है यह इसका जो पावर है वह कम जाता है दवाई का, इसीलिए मुँह का जो दवाई होता है उतना ज़्यादा जो है आपके सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं रहता है। दूसरा है इंसर्शन, निरोपण। निरोपण कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में अलग अलग छिद्रनुमा हॉल है, गुहा है, जहाँ पे दवाई को रख दिया जाता है, समझ गए। जैसे अगर किसी को योनि में, फीमेल है, अगर योनि में इन्फेक्शन है, तो योनि में एक क्लोटिमाजोल आता है टैबलेट, उसको योनि में रखने के लिए कहा जाता है। वह योनि में रखने से अपने आप घुल जाता है और वह इन्फेक्शन को ख़त्म करता है।
तो योनि में रखना, या फिर सपोसिटरीज आता है जो आपके पेन के भी हो सकते हैं, इचिंग वगैरह कुछ भी के लिए सपोसिटरीज होता है जो नुकीला बना होता है, मलाशय में ढुका दीजिए और वह धीरे धीरे जो है उसमें घुल जाता है। तो ये निरूपण होता है कि जिस भी छिद्र में हमको दवाई को आरोपित करना हो टैबलेट के रूप में, ठोस के रूप में, तो वह निरूपण होता है। ठीक है। निवेशन का मतलब है इंस्टिलेशन। इंसर्शन होगा तो सीधे रखना गुहा में, और इंस्टिलेशन होगा, निवेशन होगा मतलब बूंद बूंद करके डालना। तो शरीर में जितने भी गुहा छिद्र वाला है, आँख है, कान है, नाक है, इन सब में छिद्र है, बूंद बूंद करके जो हम दवाइयाँ डालते हैं, जो ड्रॉप डालते हैं, वह निवेशन प्रकार के होता है। यह उसी मार्ग से डालते हैं, गुहा वाले मार्ग से। मालिश है, इनेक्शन है। इलेक्शन कहने का मतलब है कि मालिश करना, जैसे अनुतेजक, प्रशासमक, प्रतिरोधी। जैसे अगर किसी को मान गए स्किन को थोड़ा देर हाथ को जो है सुन्न करना है थोड़ा जगह को, तो क्या करते हैं, उस पर जाइलोकेन लगा देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक वाइटमेंट आता है, लगा देते हैं, वह वहाँ पे सुन्न कर देता है। किसी को खुजली हो रहा है तो वह मलहम लगा देते हैं, एंटी माइक्रोबियल। ठीक है। उसी प्रकार से घाव है तो घाव के लिए पोविडोन मलहम आता है, वो लगा देते हैं, जो इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये सब मालिश, या फिर दर्द है हड्डी में तो ऊपर से मालिश करते हैं तो उसका असर अंदर चल जाता है। तो यह भी एक रास्ता ही है जो चमड़ा के द्वारा मालिश करने पर अंदर तक असर जाता है। तो यह इनेक्शन होता है। ठीक है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है आरोपण करना। अब इसमें औषधि को शरीर के ऊतकों में ठोस रूप में आरोपित किया जाता है। ठीक है। सातवां है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है कि कोई भी दवाई है, कुछ भी है, उसको श्वसन के जरिए खींचना, जैसे नेबुलाइजर हो गया या फिर बेहोश के दवाई हो गए, ये सब को श्वसन के जरिए खिंचवाया जाता है और वह श्वसन के जरिए जो है अंदर चला जाता है। तो यही होता है इनहेलेशन, मीन्स इनहेल करना। तो ये 6 पॉइंट हो गया। सातवां है पेरेंटल रूट होता है। अब पेरेंटल रूट में जितने भी इंजेक्शन देने के प्रकार है वह सब के सब पेरेंटल रूट में आ जाता है। जैसे मांस में अगर दवाई देना हो, मांस में इंजेक्शन देना हो तो इंट्रामस्कुलर, त्वचा के नीचे देना हो तो सबक्यूटेनियस। ठीक है। त्वचा के अगर बाहरी देना हो तो बाहरी त्वचा के नीचे अगर देना हो तो अंतःत्वचीय। ठीक है, इंट्राडर्मल। उसके बाद आता है आपके इंट्रावेनस आता है, सीरा में आईवी में देना हो तो इंट्रावेनस आता है। ठीक है। ये सब अलग अलग इंजेक्शन के प्रकार हैं। आईएस है, इंट्रा स्पाइनल है, मतलब मेरू गुहा में देना हो। इंट्रा ऑसियस है, हड्डियों में देना हो। इंट्रा आर्टियल है, धमनियों में इंजेक्शन देना हो। ठीक है। इंट्रा पेरेंट्रल है, मतलब उदर गुहा में। और इंट्रा कार्डियक है, मतलब हृदय में। तो ये सब आपके इंजेक्शन के प्रकार है जो कि पेरेंटल रूट के अंदर आते हैं। यह भी एक दवाई देने के माध्यम भी है, पेरेंटल रूट। तो बता दिया आपको। अब यहाँ पे टोटल इंग्लिश में दिया है, बस अब आपको पढ़ना है, समझना है। मैंने आपको कंप्लीट अच्छे से समझा दिया। दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में समझा दिया। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर।